एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 14 में हमने चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस को कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 15 में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, चैप्टर नंबर 3A एंड चैप्टर 3B। तो चैप्टर ए हम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड एनालिसिस। आपको अच्छे से याद होगा कि यूटिलिटी को किस तरह से हमने पढ़ा, यूटिलिटी किस तरीके से बेसिस प्रोवाइड करती है डिमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। We have already studied the concept of utility in the previous chapter। आपको पता है हमने प्रीवियस चैप्टर में यूटिलिटी पढ़ा। The utility is the basis of demand। और यहाँ वहाँ पे ये भी सीखा कि यूटिलिटी किस तरह से जरूरी था डिमांड को समझने के लिए। इसलिए हमने चैप्टर नंबर 2 में यूटिलिटी पढ़ा और 3 में डिमांड पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी may generate a desire or need to have the particular commodity। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट में आपको उसकी जरूरत है या आपको उसकी इच्छा है, डिजायर है, आप वो प्रोडक्ट खरीदें और यूज करें। बट द यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड। आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन उससे डिमांड जनरेट नहीं होता। डिमांड कैसे होता है? फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो यूटिलिटी है वो डिमांड को क्रिएट करता है। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू डिमांड, बट यूटिलिटी होने से ही आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, परचेस करेंगे, बाय करेंगे। डिमांड एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट विद द कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में कंज्यूमर बिहेवियर सीखा था कि किस तरीके से एक कंज्यूमर को इस एक प्रोडक्ट में यूटिलिटी मिल रहा था, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा मींस डिमांड करेगा। तो पहले उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी जनरेट होना चाहिए, तभी उस प्रोडक्ट में को डिमांड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिजायर। साधारण शब्दों में, इजी वर्ड्स में अगर आपको कहा जाए कि डिमांड क्या है, एक प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है, डिजायर है। डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग। डिजायर मीन्स है कि भाई इनर वांट, अर्ज मीन्स आपको दिल की इच्छा हो रही है कि भाई वो प्रोडक्ट खरीदें या उस प्रोडक्ट को यूज करें। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें कि डिमांड का मतलब क्या है, तो डिमांड में सबसे पहले तो आ गया डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। आपके जेब में पैसा भी होना चाहिए, विलिंगनेस टू एंड एबिलिटी टू पे, और साथ ही साथ वो आप पैसा जो है, जो मनी है, उसके प्राइस है, वो पे करने की एबिलिटी भी रखते हो। एक सबसे पहले क्या डिमांड के लिए क्या जरूरी हो गया? एक तो डिजायर, आपको उस प्रोडक्ट की इच्छा है। दूसरा विलिंगनेस, आप उसको प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहते हैं, और साथ ही साथ एबिलिटी टू पे, आपकी जेब में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा भी हो। तब इन्हीं कॉन्सेप्ट को मिलकर डिमांड बनेगा। डिमांड इज नॉट इक्वल टू डिजायर। आपने प्रोडक्ट की डिमांड कब होगी? जब आप डिजायर करेंगे, आपको प्रोडक्ट में लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, आप उसको प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके पास जेब में पैसा भी है और आप उस पैसे को खर्चा भी करना चाहते हैं, तभी आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर पाएंगे पूरा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज अ डिजायर टू परचेज अ टेलीविजन। अगर कोई पर्सन टेलीविजन या टीवी खरीदना चाहता है, बट डज नॉट हैव एडुकेट परचेसिंग पावर। एडुकेट परचेसिंग पावर मतलब उस टीवी को खरीदने के लिए जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो उसके पास नहीं है, देन इट विल बी सिंपली अ डिजायर नॉट अ डिमांड। तो उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है, उसे डिमांड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जेब में खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। तो डिमांड हमने क्या सीखा कि डिमांड में एक तो कॉन्सेप्ट है डिजायर सबसे पहले, उसके बाद विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। आपके जेब में पैसा भी होना चाहिए और आप उस पैसे को खर्चा भी करना चाहते हो। तीनों कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। Thus, a demand is an effective desire and all desire are not demand। जितनी भी इच्छा है वो डिजायर, जितनी भी डिजायर वो डिमांड नहीं है, क्योंकि डिजायर के बाद आपके पास वो पैसा भी होना चाहिए। आपको ये नीचे फॉर्मूला में दिख रहा है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। आप वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। विलिंगनेस टू परचेस, आप उस प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट में चाहिए एक चाहत है कि भाई आपको प्रोडक्ट खरीदना है, और साथ ही साथ एबिलिटी टू पे, आप उस प्रोडक्ट को खरीदने का पैसा भी रखते हो, ताकत भी रखते हो, एबिलिटी भी रखते हो। तब ये तीनों कॉन्सेप्ट यानी डिजायर, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाने के बाद ही डिमांड क्रिएट होगा। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसका मतलब है आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विलिंगली और अनविलिंगली, नोइंगली और अननोइंगली, आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपने, आपके दिल में से इच्छा है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, फिर विलिंगनेस टू परचेस, फिर आपने सोचा अब इसको खरीदना भी चाहिए, फिर आपने देखा जेब में पैसा है, जेब में पैसा तो अब खरीदना भी चाहिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाने के बाद डिजायर,
विलिंगनेस टू परचेज और एबिलिटी टू पे, ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलने के बाद ही डिमांड क्रिएट होता है। अगर आप कहेंगे इसमें से कोई एक मिस हो गया, डिजायर नहीं है, विलिंगनेस टू परचेज नहीं है या फिर एबिलिटी टू पे नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिस होगा तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। तीनों का होना एक प्रोडक्ट को डिमांड करने के लिए, तीनों का डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू पे, तीनों का होना जरूरी है। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू बेनहन, द डिमांड फॉर एनीथिंग at a given price is a amount, a demand for anything at a given price is a amount of it, यानी आप कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। which will be bought per unit of a time that price, हम कितने रुपए में, लेट्स से कि हम 10 रुपीज में 1 kg परचेज करना चाहते हैं, तो अगर हमने 1 kg परचेज कर लिया तो ये है 10 रुपीज का 1 kg डिमांड। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा, लेट्स से उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है 15 हो जाता है, तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, हमने उसको कर दिया हाफ kg कर दिया, ठीक है। दस द प्राइस, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले आपको बताया डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जिस तरह से यूटिलिटी भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट था, याद है आपको हमने पढ़ा था डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यस, हमने पढ़ा था कि डिमांड रिलेट करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है। सेकेंड इज डिमांड इज essentially expressed with reference to time and price, टाइम एंड प्राइस के रूप में भी हम डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस मीन्स व्हाट, कि आपने कितना खरीदा टाइम पे भी डिपेंड करता है, आपने उसका प्राइस कितना है, आप क्वांटिटी भी उसका प्राइस पे डिपेंड करता है। तो जो डिमांड है वो उस टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। क्लियर एवरीवन? अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरीके से टोमेटो का प्राइस बढ़ गया था, तो जब प्राइस बढ़ गया था तो हमने उसका क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट को खरीदना कम कर दिया था। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अभी हमसे इतना सीख रहे हैं कि भाई डिमांड होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम सीखा डिमांड जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे टाइम पे, एनवायरनमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे, कंज्यूमर की लाइक्स डिसलाइक हैबिट पे डिपेंड करता है। दूसरा हमने सीखा कि उसके लिए प्राइस और टाइम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइम चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज हो सकता है। चलिए डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिस तरह से हमने स्टडी किया था यूटीडी और यूटीडी का शेड्यूल, इसी तरीके से डिमांड का भी शेड्यूल होता है, जो उसका टेबल होता है, सही कहते हैं डिमांड शेड्यूल। देखते हैं कैसे। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली टेबल में बनाया था, याद है आपको यूटीडी का हमने टेबल बनाया था, इसी तरीके से डिमांड का भी टेबल होता है, ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। और इस टेबल में क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट का प्राइस लिखते हैं और हमने कितना खरीदना है, क्वांटिटी डिमांड लिखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ये प्रोडक्ट जो है कमोडिटी कोई सी भी हो सकती है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था मैंगो का, चॉकलेट का, चपाती का, तो आप कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड अज्यूम कर सकते हैं। अ डिमांड शेड्यूल में बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड और द मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड जो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल यानी कंज्यूमर का डिमांड, एक पर्सन का डिमांड, मार्केट मीन्स जितने भी कंज्यूमर है उन सब का डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड का शेड्यूल पढ़ेंगे। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो इंडिविजुअल डिमांड, फिर उससे जो शेड्यूल बनेगा, उससे जो टेबल बनेगा वो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी तरीके से जब जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है वो सभी किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो वो बन जाएगा मार्केट डिमांड। फिर उससे हम बनाएंगे शेड्यूल, तो बन जाएगा इन मार्केट डिमांड शेड्यूल। इज इट क्लियर एवरीवन? तो हमने इस लेक्चर में डिमांड का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कुछ डेफिनेशन, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।